हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और रोज का 40 क्वेश्चन ही होता है। तो ये कौन सा कक्षा है? तो कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। और पाठ का नाम क्या है? तो परंपरा एवं मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ का नाम है। और पाठ कौन सा है? तो ये 7वां पाठ है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। तो मतलब विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। अगर जो यहाँ पर विच्छिन्न और अविच्छिन्न की जगह पर ए और बी दोनों दिया होता तो ये भी हम लोग क्लिक करते, सी ही क्लिक करते। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में असंभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संपन्न है, संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी और पूंजीवादी में क्या अंतर होता है? तो ये आप लोग जान लीजिएगा। ये सोशल साइंस का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4, मान लिया 4 लोग बैठे हैं। इसमें से मान लिया कि दो नंबर वाले लोग हैं ना, 2 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं उनको भूख लगा। तो वो क्या किए? तो जा करके खाना बनाकर खा लिए। और इन लोगों को भूख लगा है, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं। लेकिन ये 2 नंबर जो गया वो खाकर खाना बनाकर ला दिया और खा भी लिया। और इन 1 3 4 जो बचे हैं ना, इनमें से किसी को भी नहीं दिया और केवल अकेले खाना खाया है ना, तो उसे ही पूंजीवादी कहते हैं। तो मतलब कि एग्जाम्पल से मैं बताया हूँ, परिभाषा नहीं बताया हूँ। समाजवादी का मतलब हो गया कि दो जो खाना बनाने गया है ना, तो वो चारों के लिए बनाएगा, तो उसे समाजवादी कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो यह समाजवादी में संभव है। पूंजीवादी मतलब खाली केवल अपने से पढ़ने से नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक हैं सी रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन दिया है बिहार में, तीसरा ऑप्शन दिया है पटना में और चौथा ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश में। तो रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो यूपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1855 ईस्वी में हुआ था, कि 5 जनवरी 1932 ईस्वी में हुआ था, कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था, कि डी में दिया है 18 मार्च 1770 ईस्वी में हुआ था। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म यूपी में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था तो ये बताना है। तो ये इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था रामविलास शर्मा जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कौन नंबर है? 6 नंबर है, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? तो रामविलास शर्मा कौन से राज्य में पढ़ने गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूपी के थे। और कौन से राज्य में गए थे? तो यूपी में ही गए थे। वहाँ पर मतलब कि जगह का नाम क्या था? तो लखनऊ था। यहाँ पर राज्य नहीं होगा, मतलब जगह का नाम पूछता तो लखनऊ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा कटेगा। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? तो पहला है विश्वविद्यालय नालंदा, विश्वविद्यालय आगरा, विश्वविद्यालय बिहार। तो और आगे देखते हैं इसका कौन सा आंसर है। तो विश्वविद्यालय लखनऊ, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामविलास शर्मा जो है ना, विश्वविद्यालय लखनऊ में पढ़ने गए थे। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का निधन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में और चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। तो रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 30 मई 2000 को, 30 मई 2000 को, दूसरा है 15 जून 1945 को, तीसरा ऑप्शन है 8 जनवरी 1790 में और चौथा ऑप्शन है 21 मार्च 1848 में। तो रामविलास शर्मा का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था रामविलास शर्मा का निधन। 10 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापक कार्य किया है? तो मतलब अध्यापन में कार्य किया है। तो किस विभाग में कार्य किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी विभाग में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? 10 हो गया, तो 11 नंबर होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? तो किस संस्थान के निदेशक बने थे? तो KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है। तो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, तीसरा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी और चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा।
तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। मतलब निराला की साहित्य साधना जो है ना, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो ये बताना है कहानी है कि निबंध है कि संस्मरण है कि लघु कथा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध इसका सही उत्तर हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए है? तो पहला ऑप्शन है जो लकीर के फकीर हैं, दूसरा ऑप्शन है जो रूढ़िवादी हैं, तीसरा ऑप्शन है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, और चौथा ऑप्शन क्या है? तो चौथा ऑप्शन में दिया गया है जो साहित्यकार बनाना चाहते हैं। तो साहित्यकार बनाना चाहते हैं और चौथा ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन देख करके उसके बाद आंसर देखेंगे। तो किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें साहित्य की परंपरा का सबसे ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है जो श्रमिक जनता के हितों के प्रतिबिंबित करता है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो श्रमिक जनता के हितों के प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन है 15 हो गया। 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो पहला है समाज की तरह, दूसरा है जंगल की तरह, तीसरा है शहर की तरह, और चौथा है परिवार की तरह। साहित्य, तो इसका क्वेश्चन, साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज की तरह। अगला क्वेश्चन है 16 हो गया। 17 नंबर, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पहला ऑप्शन है पराधीन, दूसरा है स्वाधीन, तीसरा ऑप्शन है कालाधीन, चौथा ऑप्शन है राज्याधीन। तो साहित्य सापेक्ष रूप में होता है तो क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। अगला क्वेश्चन है 17 हो गया। 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एथेंस हो जाएगा। तो एथेंस आप लोग याद कर लीजिएगा, एथेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, साहित्य के निर्माण में किनका भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनका भूमिका निर्णायक है? तो पहला है प्रतिभाशाली मनुष्य की, दूसरा है भाग्यवादी मनुष्य की, तीसरा ऑप्शन है परिश्रमी मनुष्य की, चौथा ऑप्शन है पूंजीपति मनुष्य की। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 की क्रांति के समय से। 1917 की क्रांति जो हुई थी ना, उसी से। और 21 नंबर क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो पहला ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा है पूंजीवाद, तीसरा है जातिवाद, और चौथा है परिवारवाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है तो यह समाजवाद है। 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो पहला ऑप्शन है पूंजीवाद व्यवस्था में, दूसरा ऑप्शन है जातिवाद व्यवस्था में, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था में, चौथा ऑप्शन है भौतिकवादी व्यवस्था में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो समाजवादी व्यवस्था में हो जाएगा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इस समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर रामविलास शर्मा की पुस्तक है परंपरा का मूल्यांकन। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो वर्ग युद्ध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहला है पराधीन, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा है प्रतंत्र, और चौथा है स्वाधीन। स्वाधीन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो स्वाधीन होता है। अगला क्वेश्चन है 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो एथेंस किस महादेश में है, तो एथेंस किस महादेश में है, तो यूरोप महादेश में है। अगला क्वेश्चन है 28 हो गया। 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वायरन किस भाषा के कवि हैं, तो वायरन किस भाषा के कवि हैं, पहला है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है फ्रेंच। तो वायरन किस भाषा के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के कवि है वायरन। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, तो 30 नंबर में दिया गया है निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है, तो निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है, तो रामविलास शर्मा की कृति है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है, यह कितने खंडों में रचित है निराला की साहित्य साधना, तो यह 3 खंडों में रचित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 खंडों में रचित है। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, तो ये इनका ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं प्रेमचंद्र की, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, तीसरा ऑप्शन है दिनकर की और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर में बोला गया है लैटिन कवि कौन है, तो लैटिन कवि कौन है इसमें इनमें से, तो लैटिन कवि इनमें से वर्जिल है। तो वर्जिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैटिन कवि कौन है, तो वर्जिल है। ये क्वेश्चन जो था ना ऑप्शन के हिसाब से बनता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 कवियों की जो कविताएं हैं ना वो संग्रहित है इसमें। क्या नाम है इसका, तार सप्तक। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, तो 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया है अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। तो 1943 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है गरीबों को, दूसरा है बेरोजगारों को, तीसरा है भारत सरकार को, चौथा है राज्य सरकार को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो भारत सरकार को दिए दान में। 37 नंबर क्वेश्चन है आदिम का शाब्दिक अर्थ है, तो आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहला ऑप्शन है इसका अति प्राचीन, तो अति प्राचीन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर में दिया गया है परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध है। यह एक प्रकार का निबंध है, तो निबंध सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है हरिश्चंद्र किसकी रचना है, तो हरिश्चंद्र किसकी रचना है, पहला नंबर है हरिश्चंद्र की, दूसरा है गुणाकर मूल्य का, तीसरा ऑप्शन कट गया है नहीं दिख रहा है, लिखने के कारण नहीं दिख रहा है। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब हरिश्चंद्र किसकी रचना है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। 40 नंबर क्वेश्चन है हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 2000 में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु। और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर में दिया गया है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो पहला ऑप्शन है पूंजीवाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है, तो रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है, तो आलोचक है, तो आलोचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।